एक वक्त था जब कहा जाता था कि सिवान में एक पत्ता भी बिना साहब के इशारे के नहीं हिलता था। फिर वक्त बदला, सरकारें बदली और दावा किया गया कि अब सिवान में कानून का राज है। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ बदल गया है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा नेटवर्क आज भी जिंदा है जिसकी भनक पुलिस को भी देर से लगी? गोरखपुर में हुई यूपी एसटीएफ की कार्रवाई ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी गूंज अब बिहार तक सुनाई दे रही है। आखिर सिवान और गोपालगंज का नाम इस मुद्दे में और इस पूरे मामले में क्यों आया? कौन है वो लोग जिनके नाम पूछताछ में सामने आए? और क्या ये सिर्फ 3 तस्करों का मामला है या फिर किसी बड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क की कहानी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद जांच की दिशा बिहार के 2 जिलों सिवान और गोपालगंज की ओर मुड़ गई है। अब दोनों राज्यों की एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कब से सक्रिय है और अब तक कितने अवैध हथियार अलग अलग इलाकों में पहुंचाए जा चुके हैं। पूरे मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई। रविवार तड़के यूपी एसटीएफ की टीम ने एम्स थाना क्षेत्र के कोनी तिराहा और माड़ापार इलाके में एक विशेष अभियान चलाया। खुफिया सूचना के आधार पर 3 संदिग्धों को घेरकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के मंजीत कुमार सिंह, बरईपट्टी निवासी सचिन कुमार शर्मा और गोरखपुर के चौरी चौरा निवासी सौरभ शुक्ला उर्फ नीतीश के रूप में हुई। जब इनकी तलाशी ली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उनके पास से एक पिस्टल, 2 तमंचे, 14 जिंदा कारतूस, एक बुलेट मोटरसाइकिल, कई मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन असली कहानी तो पूछताछ के दौरान सामने आई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में जो जानकारी दी उसने जांच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने बताया कि वो बिहार के गोपालगंज और सिवान से अवैध हथियार और कारतूस खरीदते थे। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। यानी शुरुआती जांच के अनुसार बिहार कथित सप्लाई पॉइंट था और उत्तर प्रदेश कथित बाजार। यहीं से सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि मामला सिर्फ कुछ हथियारों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क भी हो सकता है। पूछताछ के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के टड़वा गांव निवासी मंजीत सिंह, सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुरमाबाद निवासी अनुराग कुमार और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीबनगर निवासी मिक्की उर्फ गोलू कुमार का नाम शामिल बताया गया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी। क्या ये केवल सप्लाई चेन का हिस्सा थे या फिर इनके जरिए कोई बड़ा गिरोह संचालित हो रहा था? इन सभी पहलुओं की जांच अभी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब इन नामों पर कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार 24 जून को बिहार एसटीएफ ने भी इन तीनों को हिरासत में लिया था। बाद में सिवान मुफस्सिल थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब यूपी एसटीएफ की पूछताछ में दोबारा इन्हीं नामों का सामने आना इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। यही वजह है कि अब दोनों राज्यों की एजेंसियां आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है। गोरखपुर में हुए खुलासे के बाद बिहार में भी तेजी से कार्रवाई शुरू हुई। मीरगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद एसटीएफ के सहयोग से टड़वा गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान मंजीत कुमार उर्फ साहबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पूछताछ के लिए एसटीएफ की टीम पटना लेकर आई है। अब जांच एजेंसियां उससे यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित हथियार सप्लाई नेटवर्क कैसे काम करता था और उसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था। क्या हथियार सिर्फ उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे थे या फिर अन्य राज्यों तक भी इनकी सप्लाई होती थी? और ये हथियार आते कहां से थे? इनकी फंडिंग कौन करता था? क्या यह नेटवर्क किसी संगठित अपराध गिरोह से जुड़ा हुआ था या फिर यह केवल अवैध तस्करी का मामला है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। सिवान का नाम जब भी किसी आपराधिक मामलों में सामने आता है तो चर्चा तेज हो जाती है। इसकी वजह जिले का वो इतिहास है जब यहां संगठित अपराध और बाहुबलियों का प्रभाव अक्सर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय रहा। हालांकि पिछले कई वर्षों से प्रशासन लगातार यह दावा करता रहा है
कि कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। ऐसे में इस ताजा मामले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और अवैध हथियारों की तस्करी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वर्तमान मामलों की जांच अभी जारी है और किसी व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि अवैध हथियारों की तस्करी केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होती। ऐसे हथियार अक्सर लूट, हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य तक हथियारों की सप्लाई का संगठित नेटवर्क सक्रिय हो तो यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी वजह से यूपीएसटीएफ और बिहार पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पूरे नेटवर्क की पहचान करना है। संभावना है कि आने वाले दिनों में कई और जगहों पर छापेमारी हो। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है। यह भी पता लगाया जा सकता है कि अब तक कितने हथियारों की सप्लाई की गई और वे किन लोगों तक पहुंचे। अगर जांच में नए नाम जो है वो सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि गोरखपुर में हुई एक कार्रवाई ने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सिर्फ 3-4 लोगों का मामला है या फिर इसके पीछे एक बड़ा हथियार तस्करी नेटवर्क काम कर रहा था? इसका जवाब आने वाले दिनों की जांच तय करेगी। हम इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी राय क्या है? क्या 2 राज्यों की संयुक्त कार्रवाई से अवैध हथियारों के इस नेटवर्क पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।